शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है इस बिंदु को लेकर कि श्री गांधी जी क्या पूंजीपति वर्ग के साथ खड़े हैं या जो मजदूर वर्ग है उसके पक्ष में खड़े हैं। आज बात होगी हड़ताल की, और हड़ताल मजदूर वर्ग जब करता है या वर्ग संघर्ष की जब स्थिति पैदा होती है तो वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्री गांधी जी किसके साथ खड़े हैं? पूंजीपति वर्ग के साथ खड़े हैं या फिर जो श्रमिक वर्ग है उसके साथ श्री गांधी खड़े हैं? आज का अंबेडकर संदेश बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के अंबेडकर संदेश को, जिस चैप्टर का नाम है गांधीवाद यानी कि अस्पृश्यों की तबाही के तहत, आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 288 से 290 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से। आज का अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारा विशेष निवेदन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। बाबा साहब यहाँ पर विश्लेषणात्मक तौर पर लिखते हैं कि इसी विषय पर यानी कि वर्ग संघर्ष के विषय पर श्री गांधी ने किसी दूसरे अवसर पर कहा। क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले उनके कथन को हम आपके समझ रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पहले कभी भी पूंजी और श्रम के संबंधों में तनाव नहीं रहा, यानी कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में कभी भी तनाव की स्थिति नहीं रही। ये श्री गांधी कहते हैं। बाबा साहब विश्लेषण के तौर पर कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मजदूरों के हाथ में हड़ताल का जो हथियार है, इस पर श्री गांधी के विचार ध्यान देने योग्य हैं। श्री गांधी का कहना है, सामान्य साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है आपका। जब कभी आपके समझ कोई समस्या खड़ी होती है, चाहे वो विभागीय हो या सामाजिक समस्या हो, तो आप हड़ताल का सहारा लेते हैं। जब हड़ताल करते हैं तो सरकारें उन मांगों को, जो जायज मांगे आपकी हैं, उन पर मानने को विवश होती है, या किसी कंपनी के श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग यदि हड़ताल करे तो वहां का पूंजीपति वर्ग, उस कंपनी का मालिक निश्चित तौर पर वो जायज मांगों को मानने के लिए विवश होता है। इसलिए हड़ताल एक सशक्त हथियार है अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए। लेकिन इस मामले में श्री गांधी जी के क्या विचार हैं, जानकर आपको हैरानी भी होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आज जिस वर्ग के साथ खड़ा होना चाहिए उसके साथ न खड़े होकर वो ऐसे पक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं जो यहां पर पूंजीपति वर्ग है। पूरा अंबेडकर संदेश सुनेंगे, सारांश के साथ जरूर ये बात निकल कर आएगी। बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि श्री गांधी का कहना है हड़ताल के विषय में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलते हुए जिसने बड़ी सफलता के साथ हड़तालों का संचालन किया है, मैं हड़ताल कराने वाले नेताओं के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को दोहराता हूं। श्री गांधी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमने कई हड़तालें की हैं और उसका नेतृत्व किया है, मार्गदर्शन किया है। तो उसी क्रम में मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, जो लोग हड़ताल करवाते हैं उन लीडर्स के लिए, यानी कि खासकर जब विभागीय हड़तालें होती हैं तो विभागीय संगठन होते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, उनके आह्वान पर हड़ताल की जाती है। तब श्री गांधी लिखते हैं, पहला बिंदु कहते हैं, जब तक कोई वास्तविक शिकायत ना हो हड़तालें नहीं की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु, यदि हड़तालियों में अपनी बचत के बल पर अथवा अन्य अस्थायी साधनों पर, जैसे कि दफ्ती बनाने का काम, सूत काटना, कपड़ा बुनना आदि साधनों पर निर्भर रहने की क्षमता ना हो, हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हड़तालियों को जनता के चंदे
और दान पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्री गांधी को इस बात से भी चिंता है कि संगठन के लोग अपने जो सदस्य हैं, संगठन के समाज के लोग हैं, उनसे वो चंदा लेते हैं या दान लेते हैं, और इस पर भी श्री गांधी को काफी बड़ी आपत्ति यहां पर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरा बिंदु श्री गांधी जी लिखते हैं, हड़तालियों को अपनी अपरिवर्तनीय न्यूनतम निश्चित मांग निर्धारित करनी चाहिए और हड़ताल पर जाने से पहले उसे घोषित करना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे अक्सर जो धरना प्रदर्शन होते हैं उसमें 13 सूत्री मांगे, 17 सूत्री मांगे, या इस तरह से होता है। श्री गांधी जी का कहना है कि उनमें से जो अपरिवर्तनीय यानी कि जिन मांगों को मान लिया जाए, ऐसी मांगे घोषित कर दें पहले। तो सामान्य साथी, ये हड़ताल करने का उद्देश्य जायज अधिक से अधिक मांगे मनवाना होता है। कई समस्याएं होती, सारी समस्याएं लेकर कर्मचारी वर्ग हड़ताल करता है, लेकिन श्री गांधी जी का कहना एकदम इतर है, अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, आप न्यूनतम मांग जरूर उसमें शामिल करें, घोषित करें पहले ही। तो अगला बिंदु यहां पर जो तीसरा बिंदु है, उसी के तहत श्री गांधी लिखते हैं कि यदि पुराने कर्मचारियों के बदले नए कर्मचारी भर्ती कर लिए जाते हैं तो मजदूरों की मांगे वाजिब होते हुए भी और हड़तालियों में अनिश्चित काल तक हड़ताल चलाते रहने की क्षमता के बावजूद हड़ताल असफल हो सकती है। अतः बुद्धिमान लोगों को अपना वेतन अथवा सुविधाएं बढ़ाने के लिए उस समय हड़ताल नहीं करना चाहिए जब इस बात का आभास मिल जाए कि उनके स्थान पर दूसरे लोगों को काम पर लगाया जा सकता है। परंतु लोक कल्याण अथवा स्वदेश प्रेम की भावना वाला व्यक्ति मांग से अधिक आपूर्ति होते हुए भी अपने पड़ोसी की मुसीबतों से परेशान लोगों की सहानुभूति में हड़ताल कर सकेगा। मैंने जिस प्रकार की आम हड़ताल का उल्लेख किया है उसमें डराने, धमकाने और आग लगाने जैसी हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे सुझाव को कसौटी पर कसने से स्पष्ट हो जाता है कि हड़तालियों के सच्चे मित्रों ने कभी कांग्रेस कोष से सहायता अथवा समर्थन प्राप्त करने की राय नहीं दी है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने पर हड़तालियों के प्रति सहानुभूति की भावना क्षीण हो जाती है। सहानुभूति में की गई हड़ताल से असुविधाएं होती हैं और हमदर्दों को हानि उठानी पड़ती है। संयुक्त प्रांत ने जमींदारों के विरोध में किसान आंदोलन पर उन्हें समझाते हुए 18 मई 1921 के यंग इंडिया के अंक में किसानों तथा जमींदारों के संबंधों की व्याख्या करते हुए श्री गांधी ने क्या कुछ कहा, वो भी अब हम आपके समझ रखते हैं। श्री गांधी जी कहते हैं कि जब संयुक्त प्रांत सरकार औचित्य और सद्व्यवहार की सीमा का उल्लंघन कर रही है और लोगों को धमकियां दे रही है, तो ये कहने में कोई संदेह नहीं कि किसान भी अपनी नवगठित शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई जमींदार ज्यादती करने की हद से आगे बढ़ गए बताए जाते हैं। उन्होंने कानून अपने हाथों में ले लिया है और इतना अधीर हो उठे हैं कि जिससे जो चाहते हैं वही कराते हैं। वे सामाजिक बहिष्कार का दुरुपयोग कर रहे हैं और हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है कि जमींदारों को पानी भरने देना बंद कर दिया गया है, बाल काटना और बाकी पैसा देकर प्राप्त सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक कि उन पर जमींदारों का लगान बाकी था, उसका भी भुगतान करना बंद कर दिया है। किसान आंदोलन ने असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली है, परंतु उनका आंदोलन उससे भिन्न है। जब किसान आंदोलन चल पड़ा है तो हमें उन्हें यह सलाह देने में कोई हिचक नहीं है कि वे सरकार को कर देना बंद कर दें। ये नहीं कहा जा सकता कि असहयोग के किसी भी चरण पर जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया जाए। किसान आंदोलन किसानों का स्तर ऊंचा उठाने तथा उनके और जमींदारों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने तथा रखने तक सीमित रखना चाहिए। यानी कि जमींदारों के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं श्री गांधी जी। बस आगे लिखते हैं, किसान आंदोलन किसानों का स्तर ऊंचा उठाने तथा उनके और जमींदारों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने तक सीमित रखना चाहिए। किसानों को स्पष्ट सलाह दी जाती है कि वे जमींदारों के साथ किए गए समझौते का पालन करें, चाहे वह समझौता लिखित हो या परंपरागत।
जहां लिखित अथवा परंपरागत समझौते गलत तथा बुरे हों, उन्हें बिना जमींदारों की पूर्व सहमति के हिंसात्मक ढंग से तोड़ नहीं देना चाहिए। प्रत्येक परिवर्तन के लिए उन्हें जमींदारों से सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर मामले सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री गांधी धनपतियों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, यहाँ तक कि वे उनके विरुद्ध आंदोलन का भी विरोध करते हैं। आर्थिक समानता के लिए उनमें कोई भावना नहीं है। धनी वर्ग का उल्लेख करते हुए श्री गांधी ने एक बार कहा था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का हनन नहीं करना चाहिए। मालिक मजदूरों, धनी और निर्धन जमींदारों और किसानों तथा मालिकों और नौकरों के मध्य उठते आर्थिक झगड़ों को सुलझाने के लिए श्री गांधी का सरल नुस्खा है कि संपत्तिवान अपने को संपत्ति का न्यासी घोषित कर दें। मालिकों को उनकी संपत्ति के अधिकार से वंचित न किया जाए। धनवान जो कुछ करते हैं गरीबों के न्यासी के रूप में करते हैं। निसंदेह न्यास स्वेच्छा से काम करने का आध्यात्मिक और नैतिक दायित्व है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से श्री गांधी जी धनवान लोगों के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। मालिक, मजदूर, धनी और निर्धन, जमींदारों और किसानों तथा मालिकों और नौकरों के मध्य उठाते आर्थिक झगड़ों को सुलझाने के लिए श्री गांधी का सरल नुस्खा है कि संपत्तिवान अपने आप को संपत्ति का न्यासी घोषित कर दें। इस तरह की बात करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर धनवान है, पूंजीपति वर्ग है, वो उनका पक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ श्री गांधी ने यहाँ पर रखा है। आज का अंबेडकर संदेश हम यहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन पहले आज के अंबेडकर संदेश का प्रश्न हम आपके समक्ष रख देते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री गांधी जी किसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। प्रश्न का सारांश आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः हम प्रश्न को रिपीट करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि श्री गांधी जी किसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। बाबा साहब के विश्लेषण के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब दीजिए इजाजत आज के अंबेडकर संदेश को रोकने की। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।